नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। हमारे साथ जुड़ गए हैं मेजर जनरल अश्वनी श्रीवास्तव सर और वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब। दोनों का स्वागत कर लेते हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार। सीधे चलते हैं जनरल सिवाच के साहब के पास। सिवाच साहब, ढाका से खबर आ गई है, सबको पता है, एक हसीना को फांसी की सजा सुना दी गई है, साथ साथ उनको उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई है। भारत और बांग्लादेश के बीच में प्रत्यार्पण संधि है, लेकिन उसमें कुछ क्लॉज हैं। अगर राजनीतिक विद्वेष की भावना से कोई कार्रवाई की गई है या मानवता को आपने ताक पर रख दिया है या एक तरफा सुनवाई करके कोई फैसला दे दिया है, तो कोई भी देश प्रत्यार्पण संधि के अनुसार उस पर सहमति देने के लिए या सौंपने के लिए बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 7 या 8 की बात की जा रही है। आप इस पूरे घटनाक्रम को एक्चुअल में देखते कैसे हैं? ये आप समझिए कि 5 अगस्त 2024 को ये पूरी घटना हुई, जब शेख हसीना को अपना देश छोड़ करके भारत में शरण लेनी पड़ी, और केवल साल भर के भीतर 13-14 महीने के भीतर सुनवाई भी पूरी हो गई। एक तरफा सुनवाई कर ली, एक तरफा आरोप तय कर दिए और सजा भी सुना दी। ऐसी भी किस जल्दी में है मोहम्मद यूनुस और उनकी सरकार, या ये कठपुतली हैं किसी के और किसी और के इशारे पर ये इस तरह की जल्दबाजी में शेख हसीना को लटकाना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल। देखो चौधरी साहब, 3-4 बातें हैं। पहली बात तो क्या ये जो स्टूडेंट यूनियन ने प्रोटेस्ट किया था, क्या ये एक प्रकार से नेचुरल प्रोटेस्ट था? क्या इसको किसी और ने भड़काया था? ये देखो सोची समझी साजिश थी। ये अमेरिका की जो डीप स्टेट थी उसने कराया था, क्योंकि कहीं ना कहीं जो शेख हसीना जो सेंट मार्टिन आइलैंड था वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट था। अमेरिका उसको चाहता था, उसने मना कर दिया। 15 साल अगर आप देखें शेख हसीना के, सबसे सुनहरा समय था बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश का जो पर कैपिटा इनकम 1 पॉइंट ऑफ टाइम भारत से ज्यादा हो गया था। उसकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी बहुत अच्छा कर रही थी। उनकी जो ग्रोथ थी 4.5 जो जीडीपी का, वो कंटिन्यूस वही आ रही थी। और एक ऐसा लग रहा था कि आने वाले टाइम में बांग्लादेश एक डेवलपिंग कंट्री नहीं, बहुत अच्छी डेवलपिंग। पाकिस्तान से जब ये 1971 में निकला था तो इसकी जो ओवरऑल स्थिति उससे बहुत खराब थी। आज की तारीख में पाकिस्तान से बहुत बेहतर था। मगर जो ये कार्रवाई कराई गई, स्पेशली जो यूनियन प्रोटेस्ट किया, ये एक प्रकार से क्रिएटेड था। और दूसरी बात ये है कि जो वायलेंस उसमें हुआ, ये वायलेंस भी कुछ एक लोगों ने कराया है जो कि पाकिस्तान के स्टूडेंट थे। ये जितने भी बांग्लादेश मुजाहिदीन थे, जमात इस्लामी थे, उन्होंने ऑर्केस्ट्रेट किया और ये सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। और फिर क्योंकि उनको भारत आना पड़ा, क्योंकि इतना प्रोटेस्ट हो गया, जिसको ये बोल रहे हैं स्टूडेंट प्रोटेस्ट, ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं था, इसको बार बार गलत बोला जा रहा है, ये क्रिएटेड था। तो वो जब आई हैं जन जमान जो उसके रिलेटिव माने जाते हैं, मगर उनका इससे कोई नहीं था, भारत में आई। अब बात करते हैं कि मोहम्मद यूनुस को कौन लेकर आया। मोहम्मद यूनुस को लेकर आई अमेरिका की डीप स्टेट। वो मोहम्मद यूनुस जिसके अगेंस्ट बहुत चार्जेस थे बांग्लादेश में, अब जो इसने कार्रवाई की है 1 साल से ज्यादा में, और इतने जल्दी इसके ऊपर जो इल्जाम के ऊपर उन्होंने वर्डिक्ट दे दिया है। जो इंटरनेशनल कमीशन ट्रिब्यूनल है, ये 1973 में बना था उनके लिए, जो रजाकार जिन्होंने एक प्रकार से देशद्रोही किया था उस पे। क्या ये गवर्नमेंट लीगल है उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए जो उन्होंने किया? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो आपने एक प्रकार से एक तरफा फैसला दिया है, आपने शेख हसीना की का कोई डिफेंस नहीं सुना। ये और जो भी कार्रवाई की है ये प्रीमेडिटेड थी,
ये नॉन ऑब्जेक्टिव थी, बायस थी, इलीगल थी। तो ये जितने भी वर्डिक्ट अभी दिए हैं बांग्लादेश के अंदर, ये मुझे लगता है सोची समझी साजिश के तहत मोहम्मद यूनुस ने दिलाई। अब मोहम्मद यूनुस क्या करना चाहते हैं? देखो, मोहम्मद यूनुस इलेक्शन नहीं कराना चाहते फरवरी में, क्योंकि वो जानते हैं अगर फरवरी में इलेक्शन किए तो 5 दिसंबर तक इनको जो हैंडओवर करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को पावर, क्योंकि ये रूल पोजीशन है बांग्लादेश में। वो ऐसा सिचुएशन पैदा करेंगे कि जिससे कि वो इलेक्शन ना हो और उनको अपनी पावर ना देनी पड़े। अब अगली बात आती है कि क्या भारत के ऊपर अभी प्रेशर डाल सकता है कि उसको एक्सट्रेडाइट किया जाए? देखो, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी तो है और आपने बड़े बेखूबी से बताया कि ये जरूरी नहीं है, उसके अंदर आर्टिकल 5 to 8 है, जिसके अंदर अगर पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, एक तरफ सुना हुआ केस है, या जो जिसके अगेंस्ट केसेस हैं उसको जस्टिस नहीं मिलने वाला उस देश में, तो एक्सट्रेडिशन मना की जा सकती है। और ये सारी चीजें लागू होती शेख हसीना के केस में। जो इसको फैसला दिया गया एक तरफा था, इलीगल था, बायस था, इसकी कोई सुनाई नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि क्या अगर शेख हसीना वहां चली जाती हैं उसको जस्टिस मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो मौत की सजा दे दी है वो तो एग्जीक्यूट कर देंगे। तीसरा, उसके बाद राइट भी नहीं है अपील करने के, उसके लिए आपको वहां होना पड़ेगा 30 दिन के अंदर। तो मुझे लगता है ये जितना भी कार्रवाई हुई है ये सारी इलीगल है और भारत बिल्कुल बाउंड नहीं है। इसका इंपैक्ट क्या होगा? हाँ, इसकी सच्चाई है कि भारत और बांग्लादेश की जो रिलेशनशिप है उसमें खटास बढ़ेगी, मगर यह सच्चाई है कि बांग्लादेश को इंडिया लॉ कंट्री माना जाता है। वो क्यों? क्योंकि 95% बॉर्डर भारत से मिलता है, भारत से ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल जाता है, यहां से ही खाना पीना, बिजली, पानी प्लस ऑयल यहां से जाता है। अगर भारत के साथ रिलेशनशिप अगर बांग्लादेश के खराब होते हैं तो भारत को नुकसान होगा, मगर बांग्लादेश को बहुत इकोनॉमिकली नुकसान होगा। ये बांग्लादेश को समझना चाहिए। पर मुझे लगता है मोहम्मद यूनुस ये कुछ नहीं समझ रहे, बांग्लादेश को पाकिस्तान की आईएसआई के सुपुर्द कर दिया है। अब जो कार्रवाई कराई थी अमेरिका ने, डीप स्टेट ने, क्या अमेरिका को इसका फायदा हुआ? मुझे नहीं लगता कि उसका कोई फायदा अमेरिका को हुआ। उसका फायदा हुआ तो चीन और पाकिस्तान को हुआ है। चीन ने अपनी जो है डेट ट्रैप में डालने के लिए अपने जो हथियार बेचने स्टार्ट कर दिए हैं बांग्लादेश में, और पाकिस्तान की जो आईएसआई है वो वहां पर आकर अपने जड़ें बढ़ा रही है। वहां पर जमाते इस्लामी को बढ़ाया जा रहा है, वहां पर बांग्लादेश मुजाहिदीन, भारत के जो एक प्रकार हिंदू माइनॉरिटीज हैं उनके ऊपर वायलेंस किया है। अवामी लीग को, ये ऐसा कौन सा इलेक्शन है जहां पर अवामी लीग, जिसका अभी भी 35 से 30% के करीब आपको लोग उसकी तरफ झुकाव है, उसका कैडर की बेस है, वो इलेक्शन में ना आए? तो सोचा समझे साजिश के तहत मोहम्मद यूनुस काम कर रहा है। मोहम्मद यूनुस इलेक्शन नहीं होने देगा और मुझे नहीं लगता कि भारत कभी भी शेख हसीना को देगा। हम दोस्ती निभाते हैं, दोस्ती तोड़ते नहीं। चौधरी साहब, बहुत महत्वपूर्ण बातें जनरल साहब आपने कही हैं। भट्ट साहब के पास जाने से पहले मैं शेख हसीना का बयान पढ़ देता हूं दर्शकों के लिए, जो इस तथाकथित फैसले और सजा सुनाए जाने के बाद उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि फैसला गलत है, पक्षपाती है, राजनीति से प्रेरित है। यह फैसला ऐसे ट्रिब्यूनल ने दिया है जिसे एक गैर निर्वाचित सरकार चला रही है और जिसके पास जनता का कोई जनादेश नहीं है, यानी लोकप्रिय जनादेश नहीं है। उन्होंने ये भी कहा अपने बयान में कि लोग जानते हैं कि ये पूरा मामला असली घटनाओं की जांच का नहीं बल्कि अवामी लीग को निशाना बनाने की कोशिश है। हसीना ने यह भी कहा कि यूनुस सरकार में पुलिस व्यवस्था कमजोर हो गई है, न्याय व्यवस्था कमजोर हो गई है, अवामी लीग समर्थकों और हिंदू मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े हैं, महिलाओं के अधिकार दबाए जा रहे हैं और कट्टरपंथियों का असर बढ़ता ही जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि डॉक्टर यूनुस को किसी ने चुना नहीं है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश का अगला चुनाव पूरी तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। जी भट्ट साहब। देखिए, एक बात तो बहुत साफ है कि जो जो घटनाक्रम बंगाल में हुआ है बांग्लादेश में, ये केवल बांग्लादेश को ये मौका मिल जाएगा
कि वो भारत पे ये दबाव बनाए कि आप शेख हसीना वाजिद को प्रत्यर्पण करें, एक्स्ट्राडाइट करें और बांग्लादेश वापस भेजें। इंटरनेशनल फोरम पे बांग्लादेश को शोर मचाने का मौका मिलेगा। लेकिन ये जो ट्रिब्यूनल है, इसकी स्वयं की जो कानूनी और संवैधानिक वैधता है वो सवालों के घेरे में है। तो इसका कोई बहुत जो है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं होने वाला। जो बात जनरल साहब ने कही कि यूएस इज नाउ लूजिंग ग्राउंड इन बांग्लादेश, और यूएसए की फॉरेन पॉलिसी का एकमात्र इस समय उद्देश्य है कि भारत को कैसे कंट्रोल किया जाए, भारत के ऊपर कैसे सर्विलांस बढ़ाया जाए। अभी 3 दिन पहले यूएसए की मोंटाना नेशनल आर्मी की ओर से एक एमओयू साइन हुआ है श्रीलंका के साथ, और वो केवल जो है अभी एमओयू है। भारत की सरकार इससे प्रसन्न नहीं है, और भारत का कहना है कि हम भी, इंडिया भी इसमें पिक्चर में आना चाहिए। तो केवल जो है उनको श्रीलंका में एक लिसनिंग पोस्ट चाहिए, एक सर्विलांस पोस्ट चाहिए। श्रीलंका की, भारत के तमिलनाडु में श्रीहरिकोटा में जो कुछ भी सैटेलाइट एक्टिविटी, मिसाइल लॉन्च हो रहा, सब उन्हें चाहिए। और हमें याद रखना चाहिए कि 80 के दशक में जिस तरीके से यूरोप की चर्च ने और क्रिश्चियन पावर्स ने, नॉर्वे ने फंड किया था एलटीटीई को, कि श्रीलंका को बांटा जाए, एक नया प्रोविंस वहां क्रिएट किया जाए, और वहां के जरिए भारत में एक बेस बनाया जाए, और उसके बाद भारत में सबवर्सिव एक्टिविटीज की जाए। और उस समय के पॉलिटिकल कमेंटेटर्स ने, मिलिट्री एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि राजीव गांधी की सरकार का ये फैसला कि इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को श्रीलंका भेजना, वो बहुत ही अदूरदर्शी फैसला था। वो मिलिटरीली किसी ने उसको सही नहीं कहा था, और वो फैसला कितना बड़ा डिजास्टर हुआ सबको मालूम है। बड़ी संख्या में भारतीय सेना की कैजुअलिटीज पे हुई थी। जनरल साहब को ये सब चीजें पूरी, शायद उस समय सेवा में भी रहे होंगे। तो ये सब हो चुका है। और अगस्त 2024 में बांग्लादेश में कू के पहले, अगस्त 2023 नवंबर में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की असिस्टेंट सेक्रेटरी, एक साउथ एशियन ओरिजिन की महिला थी, मुस्लिम, उसने बाकायदा बांग्लादेश में जाके कहा था कि आप इस दिन तक रिजाइन करिए, अदरवाइज फेस द म्यूजिक। खुली धमकी दी थी ढाका में। और आपको याद होगा कि सितंबर 2023 में इंडिया में G20 की कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें प्राइम मिनिस्टर ने शेख हसीना वाजिद को भी स्पेशल इन्वाइटी के तौर पे बुलाया था, और उस समय जियो बाइडेन से और से उनकी लंबी मुलाकात भी कराई गई थी। और यूएसए केवल जो सेंट मार्टिन आइलैंड में के जरिए, और ये बात शेख हसीना वाजिद ने भी कही है कि यूएसए बांग्लादेश और मणिपुर को मिला करके एक नया क्रिश्चियन स्टेट बनाने के फिराक में है, सो दैट वॉच ऑन इंडिया, चाइना। तो ये जो जियो पॉलिटिकल लेवल पे भारत को कंटेन करने की, भारत को घेरने की जो अमेरिका और चाइना दोनों का प्रयास है, बर्मा के कोको आइलैंड में ऑलरेडी चाइना का कब्जा है। तो ये सब जो है, ये जो जियो पॉलिटिकल जोड़ तोड़ है, और ये जो खेल चलते रहते हैं, ये खेल चल रहे हैं। लेकिन जो आज बांग्लादेश में हुआ है, उसके साथ ही जेन जी का प्रोटेस्ट भी वहां शुरू हो गया है। अमेरिकन ने जेन जी का प्रोटेस्ट कराने की कोशिश श्रीलंका में भी की थी, लेकिन वो इंडियन गवर्नमेंट के एफर्ट से वो सफल नहीं हो पाया। नेपाल में अमेरिकन सफल हो गए। अब जो है बांग्लादेश में ये प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। तो ये सब जो हो रहा है, ये भारत के लिए बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। और जैसा जनरल साहब ने कहा कि अब वो नाम बांग्लादेश नहीं है, अब वो ईस्ट पाकिस्तान फिर से हो गया है। और जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये है, चीफ ऑफ डिफेंस साहब जनरल बिपिन रावत ने जो कहा था, इंडिया हैज टू फाइट ऑन 2.5 फ्रंट्स, यानी चाइना, पाकिस्तान और आधा फ्रंट इंडिया। तो अब इंडिया का आधा फ्रंट अब पूरा हो गया है। और जिस तरीके से रेड फोर्ट में जो ब्लास्ट हुआ है, और जिस तरीके से कश्मीर के जिहादियों का जो संपर्क सामने आया है, अल फला यूनिवर्सिटी जो फरीदाबाद की है, वो जिस तरीके से जिहाद का बहुत बड़ा मरकज, बहुत बड़ा केंद्र बन के उभरी है, और उनका जो संपर्क है सहारनपुर के जिहादियों से, और साउथ एशिया की जो सबसे बड़ी जिहादी यूनिवर्सिटी है वो भी सहारनपुर में है, दारुल उलूम देवबंद।
तो ये सारा जो चक्र चल रहा है, इसको इसी कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। भारत की सबसे बड़ी दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ कोई भी जियो पॉलिटिकल, नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी का इशू कोई आता है तो उसको हमेशा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के फ्रेम में देखा जाता है। इससे फायदा बीजेपी का है कि कांग्रेस का है कि अपोजिशन का फायदा है कि कांग्रेस। ये मामला जियो पॉलिटिकल में पॉइंट स्कोरिंग का मामला नहीं है, ये इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है, देश की सुरक्षा का मामला है, देश के मुस्तकबिल का, देश के भविष्य का मामला है। तो ये और अब हमें केवल ये देखना होगा कि जो सबसे बड़े पैरोकार हैं अमेरिकन भारत में, जो अमेरिकन इंटरेस्ट है, हमारे नेता विपक्ष राहुल गांधी जो ये बता रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया, उनका क्या इस पे ज्ञान आता है? वो भी ज्ञान नहीं आया है। और कांग्रेस को तो लेना देना कुछ है नहीं भारत की सुरक्षा से, इंटरनल सिक्योरिटी से, इंडिया के जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट से। उनको तो लगता है बस किसी तरीके से नरेंद्र मोदी की छवि में कैसे डेंट पैदा किया जाए, नरेंद्र मोदी की जो देश में जो विश्वसनीयता है, जो क्रेडिबिलिटी है, उसको कैसे चोट पहुंचाई जाए। कांग्रेस का एकमात्र उद्देश्य यही है। लेकिन नवंबर 14 को जो बिहार का परिणाम आया है, उससे इनके हौसले जरूर पस्त हुए हैं। तो अभी तो कोई उनका बयान नहीं आया है, लेकिन कुछ ना कुछ जल्दी आएगा। जी, शिवास सर के पास चलते हैं। शिवास सर को दूसरे शो में जाना भी है, तो मैं उनको जोड़ना चाहता हूं। शिवास सर, मैं पूर्व डिप्लोमेट बिसारिया साहब का एक बयान पढ़ रहा था, अजय बिसारिया जी का। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी हाल में शेख हसीना को बांग्लादेश को नहीं लौटाएगा। भारत ने उन्हें राजनीतिक शरण दी है। एशिया में हसीना के लिए सबसे सुरक्षित भारत ही है। अगर वो हसीना को वापस भेजता है तो बांग्लादेश में अस्थिरता बढ़ जाएगी, जो ज्यादा खतरनाक होगी। जी सर। हाँ बिल्कुल, देखो चौधरी साहब, सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम शेख हसीना को दे दें। भारत एक ऐसा देश है जो दोस्तों के साथ दोस्ती निभाना चाहता है, और अगर हम भेजते हैं तो आप तो उसको आग के अंदर झोंक रहे हैं, क्योंकि सच्चाई है क्या उनको एक प्रकार से जस्टिस मिलेगा? वहां पर तो जिस प्रकार से आईएसआई का गढ़ बना है, जमात इस्लामी है, जिस प्रकार से मोहम्मद यूनुस काम कर रहे हैं, चाहे वो अमेरिका के लिए या वो चीन या पाकिस्तान के लिए, तो वहां पर तो उनके लिए मौत वेट कर रही है। तो भारत कभी ऐसा नहीं करेगा। भारत तो अपने दोस्तों के साथ खड़ा रहने की एक प्रकार से हिस्ट्री है। अब हम देखते हैं कि क्या बांग्लादेश जो है, जो उसने किया है, क्या बांग्लादेश सही रास्ते पे जा रहा है? देखो, बांग्लादेश एक बड़े गलत रास्ते पे जा रहा है। बांग्लादेश अपने आप को इकोनॉमिकली बिल्कुल तोड़ देगा, क्योंकि मोहम्मद यूनुस जो नुकसान कर रहा है बांग्लादेश का, इनको समझना चाहिए कि अमेरिका इसका पड़ोसी नहीं है, चीन इसका पड़ोसी नहीं, पाकिस्तान इसका पड़ोसी नहीं, इसका पड़ोसी भारत है। इसको ट्रेड भारत से ज्यादा करना है। इसकी जो रॉ मटेरियल टेक्सटाइल इंडस्ट्री का भारत से जाता है। अब होगा क्या कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इसकी ठप पड़ी है, वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट चली है, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, इसकी इकोनॉमी डिगमगा रही है। तो बांग्लादेश तो एक तरफ डूबता चला जाएगा। और जो बात आ रही है कि क्या प्रेशर पड़ेगा वर्ल्ड का, कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो इंटरनेशनल कमीशन ट्रिब्यूनल है, इसका ये लीगल सेंटिटी नहीं है कि ये ऐसे केस को हैंडल कर पाए। ये तो रजाकार्स के लिए बनाया गया था 1973 में, और ये जो गवर्नमेंट है लीगली इलेक्टेड तो है नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर ही नहीं सकती। तो ये सारा काम जो है इलीगल है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, और भारत कभी भी नहीं चाहेगा कि हम जो कि एक ऐसा नेता जिसने बांग्लादेश को कहां से कहां उठा दिया वापस भेजे। भारत के लिए क्या चुनौती है कि अगर भारत और चीन जो बांग्लादेश के रिलेशनशिप में खटास बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं। भारत को 3 जगह में चौकन्ना रहने की जरूरत है। एक तो आप देखेंगे कि जो आपके इन्फिल्ट्रेशन है, इलीगल माइग्रेशन, वो बढ़ेगी, और ये बढ़ेगी आपकी स्पेशली जो रोहिंग्यास हैं उनको आईएसआई चिटागोंग हिल्स के अंदर बहुत ज्यादा रेडिकलाइज कर रही है, उनको पुश करने की कोशिश करेंगे भारत में। भारत ने फेंस बनाई है, इसमें कोई नहीं, मगर अभी भी ऐसे इलाके हैं जहां रिवराइन ट्रेन है, वहां पर फेंस नहीं बनी है, और वहां से पुश करने की नहीं। तो पॉइंट नंबर 1 की इलीगल इमिग्रेशन इन्फिल्ट्रेशन बहुत बढ़ेगी। दूसरा, अगर आप देखें कि नॉर्थ ईस्ट में अगर शांति आई थी, तो उसका एक श्रेय जाता है शेख हसीना के पास भी, क्योंकि जितने भी ये मिलिटेंट
छोटे छोटे एक्सट्रीमिस्ट थे, चाहे वो उल्फा वाले थे, एनएससीएन, आईएम, एनएससीएन, खपलांग, पीएलए, इनकी सब बेसिस एक प्रकार से चिटागोंग हिल्स में थी। जब शेख हसीना आई तो उसने ये सबको बंद कर दिया और उसने राजकोवा जो कि उल्फा के नंबर 2 थे वो भारत को दे दिया था। और आज असम के अंदर शांति है, नॉर्थ ईस्ट में शांति है, डेवलपमेंट का माहौल है। अगर ऐसी स्थिति आती है, हमारे रिलेशन जो अच्छे नहीं है, तो हो सकता है पाकिस्तान की आईएसआई, ये जितने भी ग्रुप्स हैं जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप अभी भी जो लगते हैं नॉर्थ ईस्ट में, इनकी बेसिस दे सकता है। ये भारत के लिए बहुत चिंता का विषय है, ये हमें बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। डेमोग्राफिक पैटर्न चेंज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि आप देखें जो एसआईआर की प्रतिक्रिया की है, ये मुझे लगता है स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। ये हर एक स्टेट में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप ये इलीगल माइग्रेशन जो हो रही है बांग्लादेश से, ये भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है और मुझे लगता है कि ये चिंता का विषय रहेगा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है कि पाकिस्तान आईएसआई को बढ़ावा दे रहा है और पाकिस्तान जो है एक दोबारा ईस्ट पाकिस्तान बन रहा है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश क्यों बन रहा है? आप देखें कि वहां पर कितने जो मिलिट्री ऑफिसर्स की मीटिंग हो चुकी है, लास्ट अबाउट 1 month लगाओ to 6 month, वहां पर जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ आए वहां, उनको मोहम्मद यूनुस ने क्या दिखाया? उनको मैप दिया जिसके अंदर नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश का हिस्सा दिखा रहे। इसका मतलब जब वो चाहते हैं हमारे से रिलेशनशिप, और आप ऐसा मैप दिखाने जिसका कोई तुक नहीं है। और दूसरा ये बात है, वहां पर आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी इनके साथ अब मुठभेड़ कर रही है। कल को क्या होने वाला है कि अगर भारत की खुदा ना खास्ता लड़ाई होती है, अब वो 2 फ्रंट वार नहीं, मुझे लगता है 2.5 से 3 हो जाएगा। तो ये बहुत है भारत के लिए कॉज ऑफ कंसर्न। हम चाहते थे कि बांग्लादेश के साथ अच्छे रिलेशन हो, हमारी इकोनॉमी और बांग्लादेश की इकोनॉमी बढ़े, हम ईच अदर डिपेंडेंट थे। मगर ये सच्चाई है कि बांग्लादेश के लिए, हमारे बांग्लादेश तो डूबेगा, मगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू भारत को एक बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। एक पॉइंट आता कि क्या अमेरिका चाहता था कि हाँ, ये भी एक कितने ये सच है, इसको और करना पड़ेगा कि ये जो बेल्ट है क्रिश्चियन की कुकी जो, और कहीं ना कहीं आपका चिटागोंग हिल्स और कहीं भारत का भी कुछ हिस्सा मिला के एक जो क्रिश्चियन लैंड बनाना चाहता था। मुझे लगता है कि इसको बोला गया है मगर इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं हुई है। मगर ये सच्चाई है, भारत में अभी मणिपुर का जो था, हमने बड़े अच्छी तरीके से उसको रिजॉल्व किया है मैती और कुकी के बीच में। मुझे लगता है आने वाले समय में समझौता हो जाएगा। और इसी प्रकार से आप देखें नागालैंड, मिजोरम, यहाँ सब जगह शांति, असम में, अरुणाचल प्रदेश में और त्रिपुरा में, तो हमने अपनी नक्सलाइट प्रॉब्लम को बिल्कुल सॉर्ट आउट कर लिया है। तो बांग्लादेश कितनी भी कोशिश करे, कुछ ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान आईएसआई को कोशिश करे, हम उसका जवाब देंगे। मगर ये सच्चाई है, अनस्टेबल बांग्लादेश इज अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया। और पाकिस्तान और चीन जो है वो बड़ा है। और चीन का जो डेप्थ ट्रैप में आए, चीन क्यों अगेंस्ट था शेख हसीना के? अगर आपको याद हो, शेख हसीना गई थी चाइना में, मगर वो जल्दी आ गई थी क्योंकि चीन जो है प्रेशर डालता था बांग्लादेश पे कि वो हथियार खरीदे, वो बेसिस दें चीन को, मगर शेख हसीना नहीं मान रही थी। तो अब मोहम्मद यूनुस के टाइम में चीन जो है अपनी दोबारा बेसिस बनाएगा, वहां पर डेप्थ ट्रैप में बांग्लादेश फंस जाएगा जैसे पाकिस्तान में, और धीरे धीरे वो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट का गढ़ बन जाएगा बांग्लादेश। और वो जैसे ईस्ट पाकिस्तान था उससे भी ज्यादा फंडामेंटल होंगे, और ये पाकिस्तान और चीन इसका फायदा उठाएंगे। कहीं ना कहीं ये सच्चाई है कि अमेरिका ने जो डीप स्टेट ने किया था, अमेरिका भी नहीं चाहता कि भारत ज्यादा डेवलप करे। मगर जिस प्रकार से भारत की डेवलपमेंट प्रोग्रेस है, 7 to 9% के करीब हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, हम 2047 में एक डेवलप स्टेट बनेंगे, मुझे लगता है उसको कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी के टाइम में जिस प्रकार से डेवलपमेंट हो रही है, ऑल राउंड डेवलपमेंट, मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप डिफेंस के उसमें देखें, इंडिजिनस जो सामान बनाने हैं, आत्मनिर्भर भारत, एक ही चीज में नहीं, हर चीज में, मुझे लगता है कि हमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मगर ये दुर्भाग्यपूर्ण है जो बांग्लादेश में हुआ है। और मैं यही कहूंगा, शेख हसीना को कोई क्वेश्चन उठता नहीं कि भारत उसको बांग्लादेश के ऊपर सौंपे। जनरल सिवाच सर, आपने इतना कीमती समय दिया है और बहुत महत्वपूर्ण विचार रखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप अगले चैनल पर जाने वाले हैं तो मैं आपको रोक भी नहीं पाऊंगा। मन तो बहुत रहता है, लेकिन बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। और अगली बार आएंगे बिल्कुल।
जी जी। सो वीरेन जी, एक बात एक बात यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं, ये जितना दुनिया में हल्ला मचता है, इस्लामी जिहाद, इस्लामी फंडामेंटलिज्म और दारुल उलूम देवबंद है, और पाकिस्तान है, जमात इस्लामी है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान में तालिबान है, और सीरिया में ISIS है, ये सारे के सारे कंट्रोल बाय अमेरिका हैं। ये सब उन्हीं के ये सब उन्हीं के पालतू पिल्ले हैं। इनकी अपनी कोई हैसियत नहीं है। भारत में बड़ा हल्ला होता है ISIS का। ISIS को क्रिएट किया इजराइल के मोसाद ने, पैसा दिया सऊदी अरब ने, हथियार दिया अमेरिका ने, केवल सीरिया की शिया गवर्नमेंट को गिराने के लिए। और जो आदमी जोलानी, जो ISIS का डेजिग्नेटेड टेररिस्ट था, जिसके ऊपर $1 बिलियन का इनाम जिसके ऊपर रखा था अमेरिका ने, आज वो सूट टाई पहन करके, डोनाल्ड ट्रम्प पहले उससे मिले रियाद जब वो गए थे सऊदी अरब के में अपनी विजिट पे, और फिर वो जाके वॉशिंगटन DC में जो है व्हाइट हाउस में जाके मिल रहा है डोनाल्ड ट्रम्प से, और जो कि डेजिग्नेटेड टेररिस्ट था। तो पाकिस्तान भी प्रॉक्सी स्टेट है, केवल जो है उनका जो इस्लामी जो जिहाद है, कट्टरपन है, रेडिकलिज्म है, वो केवल अमेरिकन इंटरेस्ट के अनुसार वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल उसका होगा, चाइना के खिलाफ वो करना चाहेंगे, ईरान में दखल देना चाहेंगे, अफगानिस्तान के ऊपर दबाव बनाना चाहेंगे। तो ये पूरा खेल, ये जो लश्कर, ये जैसे मोहम्मद का जो खेल हुआ है दिल्ली में, इसके पीछे पूरा जो है खेल पाकिस्तान और ISI ये नहीं चाहती है कि पाकिस्तान का नाम आए। तो जैसे मोहम्मद की सारी हरकतें ये दे वर रूटेड थ्रू अफगानिस्तान एंड टर्की, और टर्की के इंटेलिजेंस ने, वहां की होम मिनिस्ट्री ने, फॉरेन मिनिस्ट्री ने इसको डिनाई किया है कि हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इंडिया के रेड फोर्ट के ब्लास्ट में। जी हाँ, लेकिन आज महबूबा मुफ्ती का बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान आया। उन्होंने कहा कि वो जिम्मेदार कब थी? कश्मीर को जो दबा करके रखा गया है, वो भावनाएं, वो सब लाल किले के पास प्रकट हुआ है। ये मुझे लगता है कि ये फिर से अंदर जाने की जो है डिमांड कर रही हैं, और अमित शाह गृह मंत्री है और मोदी की सरकार है, ये भूल जाते हैं। अगर इसी तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान देंगे तो अभी देखा है हमने लद्दाख में क्या हुआ था, और वो इस समय जोधपुर सेंट्रल जेल में है जो लोगों को भड़का रहा था। और ये भी यही भड़काने का तो काम कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में लोगों को भड़काया जाए किसी तरीके से। कितना बड़ा अनिष्ट होने वाला था, कितना गहरा षड्यंत्र था। लाखों लोगों को 6 दिसंबर को मार डालने का षड्यंत्र रचा गया था, और पूरे देश में करीब 30-32 गाड़ियों से अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शहरों में ये बम ब्लास्ट करने का एक षड्यंत्र रचा गया था। और ये इतनी गैर जिम्मेदार हैं कि ये मुख्यमंत्री भी रही और तब भी ऐसे बयान दे रही हैं। देखिए, मैंने कहा कि जो भी पूरे साउथ एशिया में जो भी हम इस्लामी रेडिकलिज्म और आतंकवाद देखते हैं, ये इसके लिए सारे मुसलमानों को दोष देना उचित नहीं है। केवल जो इस्लामी अपर कास्ट है, शेख, सैयद, तुर्क, पठान, इनका ही इस्लाम हमेशा खतरे में रहता है। और जो कश्मीर का जो एलीट क्लास है, वो भी सैयद है, और वो भी अशरफ है, अपर कास्ट हैं। वो सब लोग जो है, जो 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 थे खत्म होने के बाद से जो इनके विशेषाधिकार थे, जो इनके प्रिविलेज थे, वो समाप्त हो गए हैं। ये वहां राजा बन के रहते थे, तो इनकी राजशाही समाप्त हो गई है। ये बड़े बेचैन हैं। और जब से उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो उनको लगता था कि तो कश्मीर की आवाम को लगता था कि अब हमारा राज फिर से वापस आ जाएगा, और निजाम मुस्तफा और बिल्कुल जो है शरीयत के अनुसार हमारा राज्य चलेगा। लेकिन जब उनको मालूम पड़ा कि होम डिपार्टमेंट जो है कश्मीर के अधीन नहीं है, पुलिस कश्मीर की सरकार के अधीन नहीं है, और उमर अब्दुल्ला केवल श्रीनगर का मेयर है, इससे ज्यादा उसकी औकात नहीं है, तो कश्मीर में कभी भी इन्हीं सुन्नी मुसलमानों ने कभी भी मुहर्रम पे शियों के जुलूस नहीं निकलने दिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर के आने के बाद वहां पे जब से केंद्रीय गृह मंत्रालय का सीधा वहां शासन हुआ है,
तो शियों को जुलूस निकालने की अनुमति दी गई। पहले सुन्नी इसका विरोध करते थे। इस साल मुहर्रम में पहली बार जो है शियों ने जो लेबनान में शिया आतंकवादी संगठन है हिजबुल्लाह, उसका जो सदर है, जो उसका जो बॉस था, जो कि आतंकवादी जिहादी है, जिसको मार दिया इजराइल की सेना ने अभी जून में, शेख हसन नसरुल्लाह के श्रीनगर में बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए थे। जब पुलिस ने उसको उतारना शुरू किया तो सुन्नियों ने उसका विरोध किया। तो इस मामले में शिया सुन्नी की एकता हो गई। तब ये शियों को याद नहीं आया कि भाई यही सुन्नी की सरकार उनको मुहर्रम पे जुलूस निकालने की अनुमति नहीं देती थी। तो वहां का जो एलीट क्लास है वो इस समय अपने भूले हुए अच्छे दिनों की याद कर रहा है। क्या जमाना था कि हम यहाँ के मालिक थे और आज वो मालिक नहीं रह गए हैं। अब वहां पे उनको जो है जनता के पैसे में लूट खसोट करने का जो उनकी सुविधा मिली हुई थी वो अब समाप्त हो गई है। जनता तक सीधे पैसा पहुंच रहा है। यही वजह है कि बीजेपी के 28 एमएलए आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में हैं। तो उनका ये जो बयान आया है ये केवल उनकी इसी कुंठा और उनकी कुढ़न का प्रतीक है जो उनको मौका मिल गया निकालने का। यानी एक तरीके से जो ब्लास्ट हुआ है रेड फोर्ट में, जो लोग मासूम लोग मारे गए हैं, वो उन हत्याओं को जस्टिफाई कर रही हैं, उनको वो सही ठहरा रही हैं। तो ये केवल जो है प्रोवोकेशन है, भड़काने वाली कार्रवाई है, ताकि सरकार ताकि ये केंद्र सरकार को कार्रवाई करने पे मजबूर किया जाए। और फिर जो भारत के अंदर दिल्ली में जो लेफ्ट ये कम्युनिस्टों जिहादियों का जो इकोसिस्टम बैठा हुआ है, वो पूरे दुनिया में भारत को बदनाम करेगा कि भारत में मानवाधिकार खतरे में है, भारत में मुसलमानों के संग अत्याचार हो रहा है, भारत में मुसलमान असुरक्षित हैं। ये नैरेटिव पिछले 11 साल से पूरा वेस्टर्न मीडिया चला रहा है, यूरोप और अमेरिका का। ये केवल ट्रैप है केंद्र सरकार के लिए। और जबकि 11.5 साल का प्राइम मिनिस्टर मोदी का कार्यकाल देखें, बीजेपी का कार्यकाल देखें, तो बीजेपी की घोषित स्ट्रैटेजी ये है कि जो भी आपके पॉलिटिकल अपोनेंट हैं उनको पॉलिटिकल तरीके से ही पराजित किया जाए। सत्ता के अधिकारों का, राज्य सत्ता के डंडे का प्रयोग कहीं नहीं किया जाएगा। बीजेपी ने केजरीवाल से लड़ने के लिए 10 साल इंतजार किया। मार्च 2024 में केजरीवाल को जेल हुई थी, वो जेल से रह के सरकार चला रहे थे। 1 महीना वो जेल में रहे। अगर केंद्र सरकार चाहती तो केजरीवाल की सरकार को बर्खास्त कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया। और फरवरी 2025 के चुनाव में बकायदा आम आदमी पार्टी को हरा करके बीजेपी सत्ता में आई है। तो बीजेपी ने अपने विरोधियों को कभी भी सरकारी तंत्र के जरिए हराने का प्रयास नहीं किया। और यही उन्होंने विक्टिम कार्ड खेलने का मौका भी नहीं दिया। हाँ, तो विक्टिम कार्ड खेलने का मौका नहीं मिलता है। तो इस समय जो है ये महबूबा मुफ्ती और इनके तो पिताजी वीपी सिंह की सरकार में गृह मंत्री थे। तो ये जो है कश्मीर में जो रेडिकल इस्लाम है, जो जिहादी इस्लाम की ये वॉइस है। उमर अब्दुल्ला भी थोड़ा सा ही इज क्वाइट डिस्ट्रेन, वो थोड़ा संतुलित बोलते हैं क्योंकि वो मुख्यमंत्री के पद पे आसीन है। तो लेकिन महबूबा मुफ्ती बहुत ज्यादा जो है बेचैन है और ये तड़प रही है कैसे इनको सत्ता मिले। तो ये उनका बयान केवल ये जो है केंद्र सरकार के प्रति भड़काने वाली कार्रवाई है, एक कोशिश है ताकि केंद्र सरकार उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई करे और उनको विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिले, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जब इनके पिताजी गृह मंत्री थे वीपी सरकार में, इनकी बहन रुबैया सईद का तथाकथित अपहरण हुआ था और कुछ आतंकवादी छोड़े गए थे। भट्ट साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और इतने महत्वपूर्ण मुद्दों पर मैं एक बात और जोड़ दूं, मुफ्ती महबूबा सईद के जो पति हैं वो इनके सगे चाचा हैं। जी थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और दर्शकों से भी निवेदन है, आपको अगर ये चर्चा अच्छी लगी है तो आप लाइक जरूर करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ऑल वाला बटन जरूर दबाएं और इसे वीडियो को फॉरवर्ड भी करें, अपने मित्रों के साथ अपने ग्रुप्स में शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद भट्ट साहब, थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।